हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एंथ्रोपोलॉजी ऑनलाइन क्लास। आज हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइब्स। मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइब्स के लिए, जो आदिवासी हैं, इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, यूपीएससी बोलो या कोई स्टेट सिविल सर्विस बोलो, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो आज मैंने ये टॉपिक को चूज़ किया है क्योंकि रिसेंटली हमने देखा है न्यूज़ में कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो 6th शेड्यूल में आना चाह रहा है। तो वो 6th शेड्यूल क्या है, अरुणाचल प्रदेश क्यों आना चाह रहा है, तो ये सब के बारे में करंट अफेयर्स जो आप लोग पढ़ रहे हो उसमें तो आपको मिल ही जाएगा। पर इसका जो एक इफेक्ट है ये एंथ्रोपोलॉजी में भी दिखता है, क्योंकि 6th शेड्यूल है जो है वो ट्राइबल ग्रुप को लेके काम करता है। ठीक है, तो 6th शेड्यूल एक ऐसा शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि ट्राइबल ग्रुप्स को लेके काम कर रहा है। अरुणाचल के बारे में तो आपको पता ही होगा, ये एक ऐसा स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में जो कि भूटान और ऊपर तिब्बत और नीचे म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है। तो ये जो है ट्राइबल ग्रुप का एक स्टेट है। तो ये क्या कर रहा है, अपने आप को 6th शेड्यूल में लाने की कोशिश कर रहा है, गवर्नमेंट से अपील कर रहा है। क्योंकि ये जो 6th शेड्यूल है ये अभी न्यूज़ में है, इसीलिए यूपीएससी के चांसेस है कि वो क्वेश्चन को ऐसे दे सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो ट्राइबल्स को मिले हैं उसके बारे में कुछ लिखिए, या सेफ गार्डिंग जो इंटरेस्ट को सेफ गार्डिंग करते हैं शेड्यूल ट्राइब्स के, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है वो सब के बारे में लिखिए। तो ऐसे क्वेश्चन जिसने पहले भी दिए हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो अभी भी आगे देने के चांसेस भी हैं इसके। तो उदाहरण के तौर पर मैंने 2 क्वेश्चंस लिया है और इसके आंसर बताते हुए मैं एक्सप्लेन करते हुए जाऊंगी। तो पहले जान लेते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स क्या क्या हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल है वो 12 शेड्यूल है, हमने ये पॉलिटी में पढ़ा है। और उसके जो 5th और 6th शेड्यूल है ये क्या कहते हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया के वेलफेयर के बारे में। ठीक है, आदिवासी का जो पॉपुलेशन है उसकी जिम्मेदारी ये 5th एंड 6th शेड्यूल लेता है, और वो गवर्नमेंट को बोलता है कि इसका जो डेवलपमेंट, इसका जो वेलफेयर है उसको करना पड़ेगा। और 5th शेड्यूल में हम देख लेते हैं अब कौन सा आर्टिकल है। 5th शेड्यूल में है आर्टिकल 244। ये क्या कहता है, डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज। शेड्यूल्ड एरिया का जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर बताता है, और ये भी साथ में बताता है कि जो प्रेसिडेंट का पावर है और गवर्नर का पावर है रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस शेड्यूल्ड एरियाज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल इंटरेस्ट, ताकि ट्राइबल का इंटरेस्ट जो है प्रोटेक्ट रह पाए, ट्राइबल का अपना कल्चर जो प्रोटेक्शन में रह पाए। इसीलिए जो इसका जो शेड्यूल्ड एरियाज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये कौन देखेगा, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। और 6th शेड्यूल में कह रहा है कि सेपरेट अरेंजमेंट होगा फॉर द ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। तो ये जो 4 स्टेट है ये शेड्यूल एरिया में नहीं आते हैं, इसके लिए अलग से अरेंजमेंट किया जाता है। ठीक है, द 6th शेड्यूल ग्रांट्स कंसिडरेबल ऑटोनॉमी टू ट्राइबल स्टेट। मतलब कि ये जो 4 स्टेट है इसको बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलता है। ठीक है, इसमें गवर्नर और प्रेसिडेंट का इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता जितना वो शेड्यूल एरियाज में कर सकते हैं। तो इसीलिए 6th शेड्यूल के अंडर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना जाता है ये सारे स्टेट में। और ये क्या करता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या करता है, ये जो चारों स्टेट है इसके एडमिनिस्ट्रेशन को, जुडिशियल को, ये सब को देखता है। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि शेड्यूल एरिया है क्या। तो शेड्यूल एरिया क्या है, आर दोज ट्राइबल इनहेबिटेड एरिया, ऐसे एरिया जहाँ पर ट्राइबल बसे हुए हैं, विच आर लोकेटेड इन पार्ट्स ऑफ कंट्री, जो कंट्रीज में फैले हुए हैं, अदर दैन सम नॉर्थ ईस्ट स्टेट, कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट को छोड़कर जितने भी कंट्री में जितने भी ट्राइबल पॉपुलेशन है वो सभी हमारे शेड्यूल एरिया में आते हैं। कौन से नॉर्थ ईस्ट स्टेट होंगे, जैसे कि आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। तो आर्टिकल 244 जो मैंने पहले बताया था उसमें ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके पास पावर रहता है कि वो कोई भी स्टेट को, कोई भी एरिया को इन द कंट्री, इसको वो डिक्लेयर कर सकता है बाय लॉ अ शेड्यूल्ड एरिया। अब देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट्स ये शेड्यूल एरिया के अंदर आते हैं। तो फर्स्ट जो है हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान और महाराष्ट्र। द एग्जीक्यूटिव पावर्स आर विद द यूनियन। तो शेड्यूल एरिया का जो पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है ये यूनियन के पास होता है, सेंटर के पास होता है। और इसमें ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल इसके एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है। तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का जो हेड होता है वो ऑब्वियसली
यूनियन के तरफ से होता है। तो मेजरली जो डिफरेंस है 5th और 6th शेड्यूल में, ये जो है पावर का, ठीक है, जो 5th शेड्यूल के अंदर आते हैं, जो शेड्यूल एरियाज है, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उसका जो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल है वो सेंटर के हाथ में रहता है। और जो 6th शेड्यूल में आते हैं, जैसे कि असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये जो है इसका जो कंट्रोल है ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के हाथ में है, मतलब कि स्टेट के अपने हाथ में है। तो जितना भी लेजिटिमेसी है, जितना भी लीगल है काम, जितना भी जुडिशियरी है, जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव है, सब क्या करता है, स्टेट कंट्रोल करता है। पर अब कंफ्यूजन अराइज होता है कि बाकी के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, जैसे कि मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, इसका स्टेटस क्या है। तो इनका जो स्टेटस है ये ना ही 5th शेड्यूल में आते हैं, ना ही 6th शेड्यूल में, और अगर कहा जाए तो एक परव्यू ऑफ 5th शेड्यूल में आते हैं, मतलब कि ऊपरी से ये 5th शेड्यूल में आते हैं, क्योंकि इनको 6th शेड्यूल में नहीं लाया जा सक रहा है। नागालैंड को आर्टिकल 371A के तहत और मणिपुर को 371C के तहत इनको एक अलग सा स्टेटस मिल रहा है, जो ना कि 5th शेड्यूल में है और ना ही 6th शेड्यूल में, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश का जो ये जो स्टेटस अभी इसका समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए अरुणाचल प्रदेश अभी चाहता है कि वो 6th शेड्यूल के अंदर आ जाए। अब देख लेते हैं कि शेड्यूल ट्राइब क्या है। तो आर्टिकल 366 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो क्या करता है, शेड्यूल ट्राइब्स को डिफाइन करता है। तो वो क्या कहता है, सच ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज, ऐसे ट्राइब्स या ट्राइबल कम्युनिटीज जो कि आर्टिकल 342 में जो दिया गया क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करता है, उसी को हम शेड्यूल ट्राइब्स कहेंगे। तो आर्टिकल 342 के अंदर जो जो क्राइटेरियंस बोला गया है, उसमें से सबसे पहला जो आता है वो है कि प्रिमिटिव ट्रेड्स। प्रिमिटिव ट्रेड्स मतलब कि जो ट्रेडिशनल फीचर्स होते हैं कम्युनिटी के, ठीक है, कम्युनिटी का जो ट्रेडिशनल फीचर है वो वहाँ पर रहेगा, मौजूद रहेगा। डिस्टिंक्टिव कल्चर, एक कल्चर रहेगा जो कि सबसे अलग होगा, मेन स्ट्रीम का जो पॉपुलेशन है उससे अलग होगा। जियोग्राफिकल आइसोलेशन, उसको जियोग्राफिकली कम्युनिटी को अलग करके रखा जाएगा, ठीक है। शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट विद द कम्युनिटी एट लार्ज, जो मेन स्ट्रीम कम्युनिटी है उसके कॉन्टैक्ट में आने में इन कम्युनिटी को, ये ट्राइबल कम्युनिटी में को शाइनेस फील होता हो। और बैकवर्डनेस रहेगा सोशल एंड एडुकेशनल, ठीक है। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट नहीं करता है, ठीक है। तो ये सारे जो क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया जो भी ट्राइबल कम्युनिटी या ट्राइब फुलफिल करेगा उसी को हम कहेंगे शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ये जो क्राइटेरियंस को फुलफिल नहीं करता है उसको शेड्यूल्ड ट्राइब के लिस्ट से हटा दे। ओके, अब चलिए देख लेते हैं कुछ अदर आर्टिकल्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के हैं और वो एसटीज के लिए बनाए गए हैं। तो फर्स्ट जो आता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 हमें पता है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है। तो आर्टिकल 15 का जो पार्ट 4 है उसमें क्या करते हैं, स्टेट एम्पावर करता है स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एडुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स ऑफ फॉर एससीज एंड एसटी। तो मैंने पहले ही बता दिया था, जो सोशली और एडुकेशनली बैकवर्ड क्लास है एससी और एसटी के, उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन स्टेट देता है। ये आर्टिकल 15 पार्ट 4 में दिया गया है। आर्टिकल 16(4) उसके बाद आता है जो कि रिजर्वेशन दे रहा है पोस्ट एंड सर्विसेज, जो सरकारी नौकरी का जो पोस्ट और सर्विसेज है, किसको रिजर्वेशन दे रहा है, एससीज और एसटी को 50% रिजर्वेशन ये दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। आर्टिकल 19(5) ये क्या करता है, ट्राइबल इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी, ट्राइबल का जो लैंड प्रॉपर्टी है इसको सेफ गार्ड करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है ताकि लैंड एलियनेशन प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो लैंड एलियनेशन प्रॉब्लम क्या होता है मैं ये बाद में बताऊंगी। और आर्टिकल 19(5) के तहत आप जो सिविलियंस है वो कभी भी एसटी के लैंड को अप्रोच नहीं कर सकते हैं, उसके लैंड में मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल निकोबार में अगर देख ले, निकोबार में जो ट्राइबल्स रहते हैं, निकोबार में कभी भी सिविलियंस को विजिट करने का कोई परमिशन नहीं है। अगर आप कोई स्टडी के पर्पज से जा रहे हो तो आपको गवर्नर से परमिशन या लेफ्टिनेंट गवर्नर से परमिशन लेना पड़ेगा जब आप वहां पर जा रहे हो। आर्टिकल 23 जो सबके लिए फंडामेंटल राइट है वो है प्रोहिबिशन ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बॉन्डेड लेबर। तो ऐसा देखा गया इन पास्ट कि जो ट्राइबल पीपल है उनको एक कंट्री से दूसरे कंट्री भेजा जाता था या एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेजा जाता था फॉर बॉन्डेड लेबर के हिसाब से, तो उनके लिए स्पेशली यहाँ पर ये कानून बनाया गया है।
इसके बाद आता है आर्टिकल 29 जो आप लोगों को पता है कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, वो एसटीज के लिए भी है। उसके बाद आता है आर्टिकल 46 जो कि डीपीएसपी के अंडर पड़ता है। आर्टिकल 46 गांधीयन प्रिंसिपल के ऊपर बेस किया है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो एससी एसटी का है इसको प्रमोट करने के लिए, मतलब और जो वीकर सेक्शन का जो एजुकेशन इंटरेस्ट है, ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इसको प्रमोट करने के लिए, जो अभी तक डीपीएसपी के हिसाब से ही बना हुआ है। आर्टिकल 164 ये क्या कहता है कि मिनिस्टर्स होने चाहिए कहाँ, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में, जो कि ट्राइबल डेवलपमेंट और उनके वेलफेयर के बारे में देखे। नेक्स्ट आर्टिकल्स है 330, 332 एंड 334 जो कि पार्लियामेंट्री और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो रिजर्वेशन है फॉर एससी एंड एसटी उसके बारे में बता रहा है। उसके बाद आता है आर्टिकल 275 और 339 जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एसटीज के बारे में बताता है। अब आ जाते हैं आज के लास्ट टॉपिक में, जो लैंड एलिनेशन प्रॉब्लम है। ये जो वीडियो है ये बहुत वायरल हो गया था, ये न्यूज़ बहुत वायरल हो गया था जब एमपी मध्य प्रदेश के फार्मर और उसके वाइफ ने पेस्टिसाइड को पी लिया था इन प्रोटेस्ट ऑफ देयर लैंड एलिनेशन। जो पुलिस इनके लैंड, इनके क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, तो इनके प्रोटेस्ट में इन्होंने सुइसाइड करने का ये जो थ्रेटन किया था। ठीक है, तो ये जो ऐसे प्रॉब्लम्स होते रहते हैं ट्राइबल लैंड में, ये जो प्रॉब्लम्स है इसको कर्ब करने के लिए, इसको कल्मिनेट करने के लिए कुछ एक्ट्स पास किया गया है। एक बहुत बड़ा केस भी है सुप्रीम कोर्ट का, समता वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जहां पर ट्राइबल लाइवलीहुड के लिए जो उनका जो लैंड है, उनका जो प्रॉपर्टी है, उसको महत्व दिया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो उसके अनुसार फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, फिर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, 1980, 1988 इनको बोला गया है, इनके तहत बोला गया है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो फॉरेस्ट राइट्स या फॉरेस्ट का जो प्रोड्यूस है, फॉरेस्ट का जो लैंड है वो यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जो ट्राइबल सोसाइटी हैं, जो मेन स्ट्रीम में अभी तक नहीं आ पाए हैं, उनका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है वो हंटिंग, गैदरिंग और फार्मिंग है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसको कह सकते हैं। तो अगर लाइवलीहुड उनसे इनका छीन लिया जाए और इनमें, इन लैंड में अगर स्टील प्लांट या कोई फैक्ट्री या कोई मॉल या कुछ भी अगर बना दिया जाए तो इनका जो लाइवलीहुड है वो चला जाएगा। तो राइट टू प्रॉपर्टी इनको देना पड़ेगा, जो कि पहले जम्मू कश्मीर में था, जो अब नहीं रहा। तो ये इनका डिमांड है। तो आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।